हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 3 को, जो कि बात करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन। मतलब इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि जब हम किसी चिल्ड्रन की, किसी बच्चे की प्रोटेक्शन और केयर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम एक बच्चे का ध्यान रखेंगे, और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम इस सेक्शन की प्रिंसिपल्स को, इन सेक्शन की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी वीडियो इजीली अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि बात करता है चैप्टर नंबर 2। अब आपसे क्वेश्चन पहले यही पूछ लेगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का चैप्टर नंबर 2 कहता क्या है। तो वो कहता है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रन की केयर और प्रोटेक्शन से संबंधित जो भी जनरल प्रिंसिपल होंगे, वो क्या होंगे, हमें मेंशन है किसके अंदर, चैप्टर 2 के अंदर। और उसके अंदर सेक्शन कौन सा गिवन है, सेक्शन नंबर 3 उसमें गिवन है। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है। जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। इस एक्ट की पालना करते हुए हमें किस किस जनरल प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 3 के अंदर। अब कहता क्या है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो बोर्ड हो, और बोर्ड क्या था वो मैंने आपको कल बताया था, चाहे वो कोई अन्य एजेंसियां हो, यदि वो इस एक्ट के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, तो इस एक्ट के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के दौरान शैल बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इस एक्ट के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के दौरान उनको इस एक्ट में दिए गए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो राज्य सरकार हो, बोर्ड कोई वो बोर्ड हो, या वो कोई अन्य एजेंसी हो, एज द केस में बी, वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन के इस एक्ट के प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने के दौरान उनको शैल बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल। इस एक्ट के प्रावधानों को लागू करवाने के दौरान उनको, किनको, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, बोर्ड को, या किसी अन्य एजेंसी को किसका ध्यान रखना पड़ेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि इस एक्ट के अंदर अब दिए गए हैं नीचे। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। क्या कहता है, एनी चाइल्ड शैल बी प्रेज्यूम टू बी इनोसेंट। हर एक बच्चा क्या माना जाएगा, इनोसेंट माना जाएगा। साफ साफ कह दिया गया, हर एक बच्चा इनोसेंट माना जाएगा अगर उसकी एज कितनी है, ऑफ एनी मेलाफाइड और क्रिमिनल इंटेंट अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब इसने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई बच्चा क्रिमिनल है और उसकी एज 18 से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इनोसेंट है। और ये किसके अंतर्गत आता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। यहां तक की बात क्लियर है। मतलब अगर मान लो किसी 16 साल के बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया, तो उसको हम इस प्रिंसिपल के अंदर उसको हम क्या मानेंगे, इनोसेंस मानेंगे। ये बात क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। ऑल ह्यूमंस शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल राइट्स एंड इक्वल डिग्निटी। ये दूसरी प्रिंसिपल है कि जो भी ह्यूमन बीइंग होंगे, वो उन सभी के समान अधिकार हैं, उन सभी के समान डिग्निटी है। ये हो गई इसकी दूसरी प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, एवरी चाइल्ड शैल हैव द राइट टू बी हर्ड। हर एक बच्चे को सुना जाएगा, हर एक बच्चे की बात सुनी जाएगी। एंड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोसेसेस एंड डिसीजन अफेक्टिंग हिज इंटरेस्ट। ऐसे सभी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का उसको अधिकार होगा,
जिसमें उस बच्चे के इंटरेस्ट बाधित होते हों, इफेक्ट करते हों। एंड द चाइल्ड्स व्यू शैल बी टेकन, और उस बच्चे की व्यू भी ली जाएगी, उस बच्चे की ऑब्जर्वेशन भी कंसिडर की जाएगी, इनटू कंसिडरेशन विद ड्यू रिगार्ड टू द एज एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। और ये उस बच्चे की जो व्यू ऑब्जर्वेशन कैसे एक्सेप्ट की जाएगी, किसके आधार पर, उसकी एज के आधार पर, उसकी मैच्योरिटी के आधार, ये बात आ गई। तो अभी तक हमने 3 पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, दूसरा पढ़ा है हमने प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, और तीसरा हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अब हम पढ़ते हैं चौथा, फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी निर्णय लिए जाएंगे कोर्ट के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, वो उस बच्चे की भलाई के लिए लिए जाएंगे। देखते हैं। ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द चाइल्ड शैल बी बेस्ड ऑन द प्राइमरी कंसिडरेशन दैट दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। उस बच्चे की अधिकतम भलाई के लिए वो निर्णय लिए जाएंगे, और उसकी, उस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो निर्णय लिए जाएंगे, एंड टू हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप फुल पोटेंशियल। यहां तक की बात क्लियर है। ये हमारा प्रिंसिपल नंबर 4 हो गया। प्रिंसिपल 5, आज का सेशन छोटा होने वाला है क्योंकि हम इसके अंदर आज सिर्फ ये प्रिंसिपल के ऊपर कंसिडर करेंगे। प्रिंसिपल 5, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड shall be that the biological family, adoptive family और foster parents are as the case may be। मतलब उस बच्चे की केयर, उस बच्चे की देखभाल, उस बच्चे की सुरक्षा किसके द्वारा की जाएगी, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा की जाएगी, उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा की जाएगी, उसके फोस्टर पेरेंट्स के द्वारा की जाएगी। वो उस समय पर क्या हालात हैं उनको देखते हुए हो। यहां तक की बात क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, all measures shall be taken to ensure that the child is safe and is not subject to any harm। वो बच्चा सुरक्षित है, वो बच्चा किसी खतरे में नहीं है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हर एक कदम उठाए जाएंगे। वो बच्चे के साथ कोई अब्यूज तो नहीं हो रहा है, उस बच्चे के साथ कोई मेल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है, वो सभी मेजर उठाए जाएंगे वाइल इन कॉन्टैक्ट विद द केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। और वो कब देखा जाएगा, जब वो केयर और प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर होगा, जब वो बोर्ड के अंतर्गत देख रेख में हो जाए या किसी और अथॉरिटी के अंतर्गत देख रेख में होगा तब। यहां तक की बात क्लियर है। पॉजिटिव मेजर्स, ऑल मेजर्स आर टू बी मोबिलाइज इंक्लूडिंग दोज ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी। हर एक तरीके से मेजर किया जाएगा, हर एक तरीके से देख रेख की जाएगी, चाहे वो उसकी फैमिली बेसिस पर हो, चाहे वो उसकी कम्युनिटी बेसिस पर हो। किसके लिए, फॉर प्रमोटिंग वेलबींग, फॉर फैसिलिटिंग डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, फॉर प्रोवाइडिंग एन इंक्लूसिव एंड enabling environment to reduce vulnerability of children and the need of intervention under this act। मतलब उस बच्चे के ओवरऑल विकास के लिए, उस बच्चे के भलाई के लिए, उस बच्चे की आगे के भविष्य के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो उसकी फैमिली के आधार पर हो, चाहे वो उसकी कम्युनिटी के आधार पर हो, वो किसके अंदर होंगे, पॉजिटिव मेजर्स के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिगमेंटेटिंग सेमेंटिक्स, adversarial or accusatory words are not to be used in the process pertaining to a child। बच्चे की देख रेख के दौरान एडवर्शियल और एक्यूजेटरी वर्ड्स यूज नहीं किए जाएंगे। ऐसे वर्ड्स जो कि बच्चे को हार्म पहुंचाए, वो सब वर्ड्स यूज नहीं किए जाएंगे। यहां तक की बात क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट, नो वेवर ऑफ एनी राइट ऑफ द चाइल्ड इज परमिसेबल। बच्चे के जो अधिकार हैं उनमें से हम किसी भी अधिकार को बच्चे को त्यागने के लिए नहीं कर सकते। हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तू अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा। और वैलिड वेदर सॉट बाय चाइल्ड, अगर वो बच्चा अपने आप से भी उसका त्याग कर रहा तो भी नहीं माना जाएगा, या उस पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, या उस पर्सन के द्वारा भी त्यागे नहीं जाएंगे, या बोर्ड के द्वारा भी नहीं त्यागे जाएंगे,
या कमेटी के द्वारा भी नहीं त्यागे जाएंगे। और एनी नॉन एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल नॉट अमाउंट टू वेवर। और अगर मान लो कोई बच्चा, कोई बोर्ड, कोई कमेटी या कोई अन्य संस्थान किसी बच्चे के जो राइट्स हैं वो एनफोर्स नहीं करवा पाते या वो यूज नहीं करते, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस बच्चे ने अपने अधिकारों को त्याग दिया है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अगर उसने अगर उस बच्चे ने अपने अधिकारों को यूज नहीं किया है तो वो त्यागना बिल्कुल नहीं माना जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ चाइल्ड ऑन एनी ग्राउंड। किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके सेक्स के आधार पर, उसकी कास्ट के आधार पर, उसकी एंथोसिटी के आधार पर, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर, एंड इक्वलिटी ऑफ एक्सेस के आधार पर, अपॉर्चुनिटी के आधार पर। अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू एवरी चिल्ड्रन। हर एक बच्चे को समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा। किसी के साथ भेदभाव किसी भी आधार पर जो मैंने अभी बताए हैं उनके आधार पर कोई भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एवरी चाइल्ड शैल हैव राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हिज प्राइवेसी। हर एक बच्चे के पास अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होगा, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होगा, बाय ऑल मीन्स एंड थ्रू आउट द जुडिशियल प्रोसेस। जब तक उसके ऊपर न्यायिक प्रोसेस चल रही है तब तक क्या होगा, वो बच्चा अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज मेजर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। A child shall be placed in institutional care as step of last resort after making reasonable inquiry। अब मान लो कोई ऑफिसर है या कोई कोर्ट है या कोई भी ऐसी एजेंसी है, उसने अपनी पूरी की पूरी इंक्वायरी कर ली और उसके वो माँ बाप का पता नहीं लगा पाया, तो अब उस बच्चे को इंस्टीट्यूशंस में भेज दिया जाता है और वो इंस्टीट्यूशंस उस बच्चे की देख रेख करने के लिए लास्ट रिसोर्ट होते हैं, आखिरी रास्ता होता है। तो अब वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पूरा दारोमदार आ जाएगा कि वो उस बच्चे की केयर करे, प्रोटेक्शन करे। लेकिन वो कब जाएगा बच्चा, जब पूरी इंक्वायरी हो चुकी हो और कोई नहीं मिला हो तब। यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ रिपेट्रिएशन एंड रेस्टोरेशन। एवरी चाइल्ड इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम शैल हैव राइट टू बी रीयूनाइटेड विद हिज फैमिली। हर एक बच्चे को जो भी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर आता है उसको उसके फैमिली से रीयूनाइट करने को दिया जाएगा। उसको अधिकार है कि वो अपनी फैमिली के साथ जाके रह सके at the earliest and to restore to the same to socio-economical and cultural status that he was before coming under the purview of this act। अपने फैमिली के साथ जाकर वो घुल मिल के रह सकता है, हर एक बच्चे को इसका अधिकार है। अपने कल्चर के साथ जुड़ सकता है, हर एक बच्चे को उसका अधिकार है। लेकिन कब नहीं, अनलेस सच रेस्टोरेशन एंड रेपेट्रिएशन इज नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट। अगर बोर्ड को ये लगता है कि अगर वो दोबारा उस समाज में गया तो ये दोबारा बिगड़ेगा तो नहीं भेजेंगे। अगर बोर्ड को लगता है कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ रह करके ठीक रह सकता है तभी भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। ऑल पास्ट रिकॉर्ड ऑफ अ चाइल्ड अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम शुड बी इरेज एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ करके उसके जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो सभी हटा दिए जाएंगे ताकि वो एक अपनी नई शुरुआत कर सके। लेकिन कुछ ऐसे अपराध अगर उसने कर दिए हों जो कि इरेज नहीं किए जा सकते उनको छोड़। यहां तक की बात क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। मेजर फॉर डीलिंग विद चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ विदाउट रिस्टोरिंग टू जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी प्रमोटेड अनलेस इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड और सोसाइटी एज।
अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, बोर्ड को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर हम जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं चलाएं और इसी में इसकी भलाई है, इसी में इसकी सोसाइटी की भलाई है, तो वो मेजर भी उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये इसका आखिरी प्रोविजन है। क्या कहता है? बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस शैल बी एडहेयर टू, इंक्लूडिंग द राइट टू अ फेयर हियरिंग। अगर उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल भी रही है तो वो जो प्रोसीडिंग है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। रूल अगेंस्ट बायस, बायस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। राइट टू रिव्यू, अगर कोई गलती हो गई तो उसको रिव्यू भी हो जाना चाहिए बाय ऑल पर्सन बॉडीज एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी अंडर दिस एक्ट। अगर मान लो इस एक्ट के अंतर्गत कार्यरत कोई बॉडी है, कोई एजेंसी है, कोई कोर्ट है, उसका उसने कोई फैसला किया तो उसको रिव्यू का अधिकार भी होना चाहिए। जो प्रोसीडिंग चलेगी वो बायस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। ये हमने आज इसके सारे प्रोविजंस पढ़े हैं जो कि हमें गिवन है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। आपको इसको एज इट इज याद नहीं करना, सिर्फ आपको एक जनरल ओवरव्यू लेना है ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछे रहे तो आप उसका आंसर दे सकें। और वैसे देखा जाए तो ये एक बेसिक बातें थी, लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगा तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अब हमने आज डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3, जिसमें की बात की गई थी जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। और हम कल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, सेम टाइम पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।